Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the Einstein photoelectric theory. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, जब क्लासिकल थ्योरी फेल हुई थी तो एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने अपनी क्वांटम थ्योरी दी जो 100% सक्सेस थी, जिसके जो रिजल्ट है वो जिसका जो रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से 100% मैच कर रहे थे। तो उन्होंने किया क्या, देखो उसमें मैंने लिखा है इन 1905 एल्बर्ट आइंस्टीन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय यूजिंग प्लांक क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन ने क्या किया, अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, किससे? प्लांक क्वांटम थ्योरी से। ठीक है, सो बिफोर आइंस्टीन थ्योरी लाइट वॉज कंसिडर्ड ओनली एज वेव। इससे पहले क्या था, लाइट को हम वेव मान के कंसिडर कर रहे थे। ठीक है, वेव मान के कंसिडर कर रहे थे और उसके बेसिस पे कुछ थ्योरीज दी गई थी, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। और जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो जो थ्योरी थी वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, इसलिए वो फेल हो गई। तो आइंस्टीन ने आगे क्या किया, आइंस्टीन प्रपोज दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है? पैकेट ऑफ एनर्जी होती है, जिसको क्वांटा बोलते हैं या बोलते हैं फोटोन्स। ठीक है, ईच फोटोन कैरीज ए डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन बाई ई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, हर फोटोन की अपनी खुद की एनर्जी होती है, वो कितनी होती है? एच न्यू। ठीक है, तो अब देखो आगे आगे क्या होता है, ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस एंड कोलाइड विथ एन इलेक्ट्रॉन। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, एक फोटोन है हमारे पास, उसकी एनर्जी कितनी है? एच न्यू होती है। ठीक है, वो एक मेटल सरफेस पे गिरता है और उसके इलेक्ट्रॉन से टकराता है, कोलाइड करता है। ठीक है, the electron absorb the entire energy of the photon and this energy utilized in two ways। ठीक है, जब वो टकराता है फोटोन इलेक्ट्रॉन से तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसकी पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वो क्या करता है, उसकी पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है वो टू पार्ट्स में यूटिलाइज होती है। ठीक है, जैसे फोटोन आया, वो इलेक्ट्रॉन से टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसके फोटोन की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको दो पार्ट में यूटिलाइज करेगा। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है ए पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द वर्क फंक्शन फाई ऑफ द मेटल। एनर्जी का एक पार्ट है वो मेटल के वर्क फंक्शन को यूटिलाइज करने के काम आएगा। ठीक है, वो मैं आगे समझाऊंगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, द रिमेनिंग पार्ट अपियर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो किस में यूज़ होगा, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है कि ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो पता ही होगा आपको। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचता है, हमारे पास ये फॉर्मूला बचता है। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला मिला, हमको ये वाला फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, एच नी इजिकल टू फाइव प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे फाइव क्या है हमारे पास, फाइव हमारे पास वर्क फंक्शन। ठीक है, यानी कि वर्क फंक्शन है, फाइव हमारे पास वर्क फंक्शन है और हाफ एम वी स्क्वायर क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया, एक बहुत सिंपल तरीके से और डिटेल में समझाता हूँ। मान लो हमारे पास एक मेटल का टुकड़ा है, ठीक है, हमारे पास एक मेटल का टुकड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ग्रीन ग्रीन कलर के हैं। क्या है ये, इसके पास क्या है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इसके पास क्या है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट होता है। क्या होता है, रेडिएशन इंसिडेंट होता है, बहुत सारा रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। पर मैं यहाँ पे एक फोटोन की बात करता हूँ। ठीक है, एक फोटोन की, और याद रखना कि जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसके पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यानी कि एक फोटोन के पास जितनी एनर्जी है दूसरे फोटोन के पास भी उतनी ही एनर्जी होगी और तीसरे फोटोन के पास भी उतनी ही एनर्जी होगी। ठीक है, समझ गए? तो अब देखो क्या होगा, मैं एक फोटोन की बात करता हूँ, मैंने एक फोटोन की बात की, उसमें क्या है, सपोज एक फोटोन है, वो आके इंसिडेंट हो रहा है इस पे, इस इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हो रहा है। अब सपोज करो इसकी एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी है एनर्जी है। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पे इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा कि ये इसकी पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन है इसकी पूरी की पूरी एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब सपोज करो जो वर्क फंक्शन है,
सपोज करो इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ये कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पूरी मेटल का वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब देखो ये मैंने पहले बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये 2 पार्ट में यूटिलाइज करेगा इस एनर्जी को। पहला पार्ट क्या होगा? इससे बाहर निकलने के लिए, यानी कि वर्क फंक्शन को बीट करने के लिए, ऐसा मान के चलो, वर्क फंक्शन को बीट करने के लिए। जैसे इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि इन इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से बाहर आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन के पास तो ये इस मेटल से बाहर नहीं आ सकता। बट यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डल रही है इसके ऊपर, फोटोन्स एनर्जी, तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये यूज़ कर लेगा बाहर आने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ कर लेगा ये बाहर आने के लिए। अब इसके पास कितनी बची? अब इसके पास बची 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची। अब ये क्या होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, यानी कि एच न्यू कितना है? 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एच न्यू कितना था? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 कितना है? 2 प्लस बचा कितना? 8। हो रहा ना इक्वल? इक्वल हो तो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब जो मैंने तुमको प्रोसेस बताया, ये बताया है मैंने आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये बताया मैंने आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब सपोज करो फोटोन जो है वो इनर इलेक्ट्रॉन पे भी गिरेंगे। ठीक है, जो फोटोन्स हैं वो इनर इलेक्ट्रॉन पे भी गिरते हैं। ये रहा, ये इनर इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोटोन्स गिरेगा, इंसिडेंट होगा। ठीक है, फोटोन की एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, सभी फोटोन्स की जो एनर्जी है वो सेम रहेगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, एक हल्का सा पेंच। पेंच क्या है? पेंच ये है कि इसको भी ओवरकम करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, लेकिन इसके आसपास बहुत सारे एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है इसके पास? आयंस, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं। तो ये बाहर आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये यूज़ करेगा बाहर आने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करेगा। लेकिन 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 ये इंटरेक्ट भी करेगा इनके साथ, ये इनके साथ इंटरेक्ट भी करेगा, बाकी एटम्स और एंड आयंस के साथ इंटरेक्ट करेगा, जिसमें ये थोड़ी सी और ज़्यादा एनर्जी को लूज़ कर लेगा। समझ रहे हो? ये क्या करेगा? थोड़ी सी और ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा? लूज़ कर लेगा। सपोज़ इसने ये इनसे इंटरेक्ट करने में अपनी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को और लूज़ कर लिया। कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको बाहर आने के लिए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगी है। कितनी लगी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगी है। बट फोटोन ने इसको कितनी एनर्जी दी थी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो इसने यूज़ कर ली बाहर आने के लिए। अब इसके पास कितनी बची? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी क्या है? ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। पिछले लेक्चर्स में मैंने बात की थी ना कि हर इलेक्ट्रॉन की, हर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। जब मैंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस का लेक्चर लिया था तो मैंने बताया था ना कि हर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, हर इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। वो क्यों होती है? वो इस वजह से होती है। मेरा ये टॉपिक समझाने का मेन मकसद यही है कि तुमको पता चले, आप लोगों को, कि हर फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती है। अब सपोज करो ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये और ज़्यादा अंदर है, ये और ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस पर पड़ेगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस पर पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूज़ कर लेगा बाहर आने के लिए, बट इंटरेक्ट भी तो करेगा। अब सपोज करो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज़ कर रहा है क्योंकि ये और अंदर है। क्या कर रहा है? ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज़ कर रहा है, मतलब इंटरेक्ट करने में, मतलब इसकी एनर्जी लूज़ हो रही है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसकी क्या हो रही है? लूज़ हो रही है, क्योंकि ये इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो 4 ही हो गया, 4 प्लस 2 6। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसकी यूज़ हो गई। ठीक है, बची कितनी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इंटरेक्ट ही नहीं करते, या तो बहुत कम अमाउंट में इंटरेक्ट करते हैं या फिर इंटरेक्ट करते नहीं हैं। तो मैक्सिमम अपनी एनर्जी का यूज़ करते हैं वो वर्क फंक्शन को ओवरलैप करने में और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो अपनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ करते हैं, क्योंकि उनको वर्क फंक्शन को भी ओवरलैप करना होता है, वर्क फंक्शन से ही बाहर आना पड़ता है मेटल के, वहाँ पे एनर्जी लूज़ करनी पड़ती है। दूसरा, वो इंटरेक्ट भी करते हैं दूसरे एटम्स एंड आयंस के साथ, ठीक है, जिससे उनको फोर्स वगैरह उन सब में लूज़ हो जाती है कुछ एनर्जी। अब जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके पास आउटर इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरेटिवली बहुत कुछ कम काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो अंदर के इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका भी सेम चीज़ है, उनको और ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है। वर्क फंक्शन तो सेम है सबके लिए, वर्क फंक्शन सबके लिए सेम है, ठीक है, बट जो अंदर ही इंटरेक्ट करते हैं इनके साथ, क्योंकि जो और अंदर इलेक्ट्रॉन होगा उसके आसपास और ज़्यादा एटम्स एंड आयंस होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, ज़्यादा एनर्जी को लूज़ करेगा। तो एज ए रिज़ल्ट उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है इनर इलेक्ट्रॉन के पास, वो कम होती है। जैसे जैसे वो आप और अंदर जाएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी और कम होती चली जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो मैंने लिखा भी है, ठीक है, ये रहा। सपोज अ फोटोन ऑफ एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, फॉल्स ऑन द सरफेस इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन पहला क्या है, एनर्जी यूज टू ओवरकम वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ओवरकम करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, ठीक है। और ये मैंने सब समझा चुका हूँ, मैंने बस अपनी लैंग्वेज में लिखा है ताकि अगर आपको लिखना हो अपने एग्जाम के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। रिमेनिंग क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बचेगी उनके पास, ठीक है। देखो, नाउ कंसीडर अनदर फोटोन ऑफ सेम एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉलिंग ऑन द इनर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या होता है, सेम एनर्जी, सेम फोटोन सेम एनर्जी लेके इनर इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, गिरता है, ठीक है। द इनर इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एब्जॉर्ब द एंटायर एनर्जी। जो इनर इलेक्ट्रॉन होगा वो भी पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ठीक है। कितनी होगी इसकी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो इनर इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ठीक है। हाउएवर व्हाइल कमिंग आउट ऑफ मेटल इट अंडरगोज सेवरल इंटरेक्शन। जैसे वो मेटल से बाहर आने की कोशिश करेगा वो बहुत सारे इंटरेक्शन करेगा, किसके साथ, एटम्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है, ठीक है, इनसाइड द मेटल, जो कि मेटल के अंदर है, ठीक है। एंड लूसिस सम एनर्जी, और उसकी जो इस चक्कर में उसकी कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा लूज हो जाएगी। इस चक्कर में क्या होगा, उसकी जो एनर्जी है वो लूज हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सपोज करो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वर्क फंक्शन है, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने इंटरेक्शन करने में लूज कर दी, ठीक है। अब जो बच्ची उसके पास वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी लॉस्ट इनसाइड द मेटल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी यूज हुई उसकी बाहर आने के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रिमेनिंग क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, बची हुई एनर्जी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको मिल रही थी फोटोन से एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बाहर आने में यूज़ हो गई, कितनी बची 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी। तभी मैंने बोला था कि हर इलेक्ट्रॉन की, हर फोटोन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है। अब कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं इसके, ठीक है। फोटोन्स ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी हैव सेम एनर्जी, ठीक है। जो फोटोन्स इंसिडेंट होते हैं ना, जो फोटोन इंसिडेंट होते हैं उनकी सेम फ्रिक्वेंसी होती है और सबकी एनर्जी सेम होती है। जाहिर सी बात है कि जब लाइट सोर्स से लाइट गिर रही है, सेम अमाउंट सेम फोटोन निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम ही तो होगी और उनकी एनर्जी भी सेम होगी, ठीक है। बट द एमिटेड इलेक्ट्रॉन मे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। क्यों, मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। सरफेस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जनरली हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो सरफेस इलेक्ट्रॉन है उनकी जो जनरली उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। वाइल इनर इलेक्ट्रॉन में हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हम समझ चुके हैं इस चीज़ को। ड्यू टू एनर्जी लॉस इनसाइड द मेटल, क्योंकि कुछ ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है इनसाइड द मेटल, ठीक है। अब हम वर्क फंक्शन की बात कर रहे थे, मतलब वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल का मान के चले थे। एक्चुअली में वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि जो मेटल होता है वो, उससे बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। मैंने एग्जांपल लिया था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था, वर्क फंक्शन। मतलब वर्क फंक्शन वो होता है, वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके,
मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मेटल से रिमूव करने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये हर मेटल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। मतलब कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल, मेटल के सर्फेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी चाहिए वो उसका वर्क फंक्शन होती है। यहाँ पे मैंने फाई बताया है कि वर्क फंक्शन का जो सिंबल है वो फाई है। फाई मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू फॉल्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब all its energy and it spends some part of energy in work function and remaining part of kinetic energy photo electrons, ठीक है। मतलब जब कोई फोटोन एनर्जी एच न्यू लेके इलेक्ट्रॉन पे गिरता है, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में यूज़ करता है और कुछ पार्ट को वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी में अपने यूज़ कर लेता है, ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। अब देखो यहाँ पे एच न्यू क्या है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था ना, ये वही है, ठीक है। तो आगे देखो एच न्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखो नाउ इफ न्यू नॉट is the threshold frequency then तब वर्क फंक्शन कितना होगा, वर्क फंक्शन फाई इज क्या होगा, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये होगा, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो पुटिंग, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 देखो क्या हो जाएगी, एच न्यू इज इक्वल टू 5 की वैल्यू रखो, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास, ये हो जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये हमारी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। देखो इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत ईजी है ड्राइव करना, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। आगे देखो, इफ वी मैक्स इज द मैक्सिमम वेलोसिटी of photo electron देन क्या हो जाएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इस वैल्यू को, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को उठा के इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, इसको करते हैं इक्वेशन 3 में पुट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को,
मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। पुटिंग काइनेटिक एनर्जी इन इक्वेशन 3, पुट करो, क्या जाएगा हमारे पास। जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। ये अलग से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, मैं इसी पे लिख देता हूँ, ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमको, 12th क्लास से पढ़ा था, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये होता है, पता होगा आपको, ठीक है। तो न्यू नोट क्या होगा हमारे पास, सी अपॉन लैम्डा नोट, ये हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को किसमें पुट करना है, इन दोनों को उठा के पुट करो इसके अंदर, इसमें पुट करो, ठीक है, इसमें पुट करते हैं इसको, ठीक है। देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। सो हमारे पास आएगा 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नोट। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी 1/, लैम्डा माइनस 1/, लैम्डा नोट। ये भी एक इक्वेशन है, आप इसको याद रखना, ठीक है। इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, सर्कल मतलब बॉक्स में इसको ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ईजी है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन 3 इंपॉर्टेंट है, ये इससे आगे के हम कुछ आउटकम्स निकालेंगे इससे, ठीक है। तो ये डेरिवेशन छोटी सी है, बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, आपके काफ़ी काम आएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑब्टेन अबव प्रीवियस प्रोवाइड्स ए क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। द आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली अपनी इक्वेशन दी थी, ठीक है। तो जब उन्होंने सक्सेसफुली इक्वेशन दी थी, इसने जो क्लासिकल फेलियर हुई था, मतलब जो क्लासिकल रिजल्ट थे वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहे थे, और जब आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन दी और इस इक्वेशन से जो आउटकम्स आए वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से 100% मैच हो रहे थे, ठीक है। अगर देखो, वी कैन नाउ यूज़ दिस इक्वेशन टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करके हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो द मेजर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आर, तो मेजर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे वो क्या थे, सबसे पहला फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। कैसे, देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन कैन हैविंग एनर्जी दिस। हमको तो पता है कि जो लाइट होती है वो फोटोन को लेके चलती है, फोटोन कैरी करती है, ठीक है। उसकी एनर्जी कितनी होती है फोटोन की, इज इक्वल टू एच नहीं होती है, ठीक है। जहाँ एच क्या प्लांक कॉन्स्टेंट है, न्यू क्या फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। एट ए फिक्स फ्रिक्वेंसी न्यू द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो, जब फ्रिक्वेंसीज की फिक्स होती है, पता है हमको फ्रिक्वेंसी फिक्स होती है, और फोटोन्स की जो एनर्जी होती है वो भी कांस्टेंट होती है, जैसे मैंने पहले पीछे मैंने एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन्स। जो इंटेंसिटी है लाइट की वो नंबर ऑफ फोटोन्स के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। कैसे, देखो, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन, सो इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। मतलब द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। कैसे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। अभी कैसे पॉसिबल हो पाता है ये आगे देखेंगे हम, ठीक है, ठीक है। सिंस वन फोटोन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन, हमको पता है कि जो एक फोटोन होता है,
जो एक फोटोन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक फोटोन होता है, ठीक है। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन प्रोवाइड्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाते हैं, सपोज करो अभी 1000 फोटोन्स गिर रहे हैं किसी मेटल पे, तो 1000 फोटोन्स से 1000 इलेक्ट्रॉन्स ही इजेक्ट होंगे। अब जैसे जैसे हम नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ाएंगे, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, जैसे हमने 1100 कर दिए, 1200 कर दिए, उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? उसी के प्रोपोर्शन में जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर 1100 फोटोन डाले तो 1100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, 1200 फोटोन डाले तो 1200 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, अगर 1201 फोटोन डाले तो 1201 इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट होगा। इसका मतलब साफ है, जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, देयरफॉर आई इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आई क्या है? यहाँ पे करंट है, ठीक है। आई क्या है? यहाँ पे करंट है, और जो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। आई लाइट का मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आई का मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जैसे जैसे हम फोटोन्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही उसी के प्रोपोर्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या होता है? सबको पता है, करंट बढ़ता है, ठीक है। अगर हमने 2000 फोटोन डाले तो 2000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम वो बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाते हैं, ठीक उसी के साथ साथ उसी के प्रोपोर्शन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है, ठीक है। हेंस आइंस्टीन फोटोन थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन वाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। सो आइंस्टीन थ्योरी है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रही थी कि क्यों फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहले तो हम वेव मान रहे थे लाइट को, जो लाइट को वेव मान रहे थे तो ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। जैसे आइंस्टीन ने कहा कि फोटोन्स होते हैं, अब फोटोन्स के साथ जैसे फोटोन होते हैं और जितने फोटोन गिरेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, समझ रहे हो ना। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाते हैं, आइंस्टीन ने ये बोला जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही उसी के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, क्योंकि अब वहाँ पे वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वहाँ पे फोटोन्स काम कर रहे हैं, फोटोन्स ही काम करते हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेना, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी increases the number of photoelectrons or current, but it does not increase the maximum kinetic energy of photoelectrons. That depends on the frequency of incident light. जो इंक्रीजिंग इंटेंसिटी है, जब हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं वो सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाती है और उसके साथ साथ करंट को बढ़ाती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। बट वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाती, मतलब इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं, काइनेटिक एनर्जी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे करती है डिपेंड, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी एंड डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी। सेकेंड पॉइंट क्या था? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती है। किससे? इंटेंसिटी से। अभी हमने बात की ना यहाँ पे इस पॉइंट में। एंड डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी, बट वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड होती है। कैसे होती है? अब देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? ये रही, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। सो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई इंटेंसिटी है नहीं है। यहाँ पे h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। साफ साफ पता चल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी जो है वो सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पे इंटेंसिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी,
सब पता चल रहा है, ठीक है। 10, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। साफ साफ पता चल रहा है इक्वेशन से हमको कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, ना कि इंटेंसिटी पे, लाइट की इंटेंसिटी पे, ठीक है। हेंस आइंस्टाइन इक्वेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। जो आइंस्टाइन इक्वेशन है उसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। थर्ड पॉइंट यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी रिलेशन। अब काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, देखो। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यही काम आएगी यहाँ पे, यही इंपॉर्टेंट है। ये रही आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एच को हम अंदर ले लेते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब देखो ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये स्ट्रेट लाइन के इक्वल नहीं है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखी है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा मैं तुमको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मैं तुमको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, इसका ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक वो आती है स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, 11th क्लास में पढ़ा है। कंपेयर करो, काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस पे हो गई, ये क्या हो गया एच न्यू, ये हो गया एच न्यू नोट, क्या हुआ सी हुआ, यानी कि एम एक्स क्या है हमारे पास, एम एक्स है हमारे पास, एच न्यू सी हमारे पास क्या है माइनस का, याद रखना माइनस है, ये यहाँ प्लस है माइनस है तो माइनस होगा एच न्यू नॉट। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या है वाई एक्सिस के लिए है, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं, देखो इसमें क्या होगा, एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये रहा वो ग्राफ, ठीक है, ये वो ग्राफ है, ठीक है। तो इसको देखो, वाई क्या है हमारे पास, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। एक्स एक्सिस पे क्या है, ये था ना हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ये था हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, एम एक्स है, ये एच क्या हमारे पास एम, न्यू क्या हमारे पास एक्स, और एच न्यू नोट क्या हमारे पास सी, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, प्लांग भी कांस्टेंट है, तो ये सी हमारे पास कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट हो गया हमारे पास। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या होगा हमारे पास, ये सी है हमारे पास, माइनस का एच न्यू नोट, एम क्या है स्लोप, एच एक्स क्या है एक्स एक्सिस, न्यू यहाँ पर हमने न्यू रखा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। जैसे हम ग्राफ खींचते हैं, अभी ये भी याद रखना, जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सी जीरो हो जाए, सी जीरो हो जाए तो y इज इक्वल टू एम एक्स रह जाए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से शुरू होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। क्यों ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये इफेक्ट डालेगा इसके ऊपर। तो अब कांस्टेंट है वो भी माइनस में, अगर प्लस का कांस्टेंट होता तो कहीं ग्राफ यहाँ से शुरू होता, यहाँ से शुरू होता, या यहाँ से शुरू होता, कहीं यहाँ से शुरू होता, ठीक है। बस कांस्टेंट क्या है वो माइनस में है, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी को माइनस में लेके जाएगा इसको, ठीक है। तो कहाँ से शुरू होगा ग्राफ, कहीं यहाँ से शुरू होगा, यानी कि ओरिजिन से लेके जीरो से लेके इस पॉइंट तक, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये कितना है, ये सी है, ये क्या है, ये सी है, ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ये सी है, और सी की वैल्यू क्या है एच न्यू नोट, तो ये क्या है हमारे पास, ये एच न्यू नोट है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये रही हमारे पास, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में है, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है हमारे पास वो इस फॉर्म में है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अब इस पॉइंट पे क्या होगा, न्यू नोट, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं एक बार, इस पॉइंट पे क्या होगा, कुछ जीरो हो रहा है, बताओ क्या जीरो हो रहा है। देखो यहाँ पे होगा क्या, इसको मैं इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे जीरो है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जीरो इज इक्वल टू, देखो ना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जीरो इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ठीक है। सो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट ऐसे लिख सकते हैं, एच एच कैंसिल हो गया, सो न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट नहीं हो गया, तो यहाँ पे न्यू क्या है, न्यू नोट के इक्वल है, न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट के इक्वल है, ठीक है।
तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और हम ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में बना चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो उसकी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। कैसे? अब देखो, इफ़ न्यू इज ग्रेट इज लेस देन न्यू नोट, न्यू इज लेस देन न्यू नोट, देन अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, हमारे पास आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है, एच इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नोट, यही है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब न्यू न्यू नोट से छोटा है, यानी कि ये इससे छोटा है, इसका मतलब क्या होगा? मान लो ये 2 है, ये 4 है, जब 2 में से 4 जाएगा तो माइनस बचेगा, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास इसके छोटा होने से, इससे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, और हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। सॉरी, इधर गया, ये रहा। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है? नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो नो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, देखो, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट आ जाए, इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट हो जाए, इसका मतलब क्या है? न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट होने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन को देखो, न्यू माइनस न्यू नोट, इसका मतलब जब दोनों इक्वल हैं तो जब इनको माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी उनके पास, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, बट देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होने के लिए हमें चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, ठीक है। अब देखो, न्यू इज़ वेरी ग्रेटर देन न्यू नोट, अगर अब देखो ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, मान लो ये 1000 है, ये सिर्फ 100 है, 1000 माइनस 100 900, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यानी कि जब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नोट है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होंगे और उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो आइंस्टीन इक्वेशन ने इसको भी इजीली एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। फिफ्थ, नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब इंसिडेंट रेडिएशन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके बीच कोई टाइम लैग नहीं होता। क्लासिकल थ्योरी ने क्या कहा था कि पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कुछ टाइम लेगा और फिर इजेक्ट होगा, लेकिन क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग होता ये है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करते ही इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट में भी यही देखा गया था, ठीक है। तो अब देखते हैं आइंस्टीन ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया था अपनी इक्वेशन से। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स एंड ईच फोटोन कैरीज अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, लाइट क्या होते हैं? फोटोन को लेके चलती है अपने साथ, और हर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? ई इज इक्वल टू एच न्यू, पढ़ा है हमने, पता है हमको, ठीक है। अब देखो, व्हेन ए फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी फॉल्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन अपनी सफिशिएंट एनर्जी लेके गिरता है, क्या होता है? द फोटोन ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। जब फोटोन क्या करता है? अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ठीक है, इन ए सिंगल इंटरेक्शन, अपने सिंगल इंटरेक्शन में, ठीक है। अब देखो, इफ एच न्यू इज वेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर एच न्यू इज ग्रेटर देन है, या तो ज़्यादा है या इक्वल है वर्क फंक्शन के, एच न्यू यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन या तो ज़्यादा है या फिर इक्वल है किसके? वर्क फंक्शन के, तब क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इमीडिएटली अपनी एक सफिशिएंट एनर्जी को ले लेगा और वर्क फंक्शन को ओवरकम कर लेगा, ठीक है। एंड इज एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, एकदम से लेते ही, जैसे फोटोन उससे टकराया इलेक्ट्रॉन से, वो एकदम से सारी एनर्जी ले लेगा और वर्क फंक्शन को ओवरकम कर देगा, एकदम से कर लेगा ओवरकम, ठीक है, ओवरकम कर लेगा, ठीक है। देयरफॉर देयर इज नो
appreciable time lag between the इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या मतलब होता है, इससे क्या मतलब निकलता है कि इंसिडेंट रेडिएशन और इजेक्शन या एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता। ऐसा होता है ना, जैसे कैरम खेलते हैं, कैरम में जब ट्रिगर उसका लगता है गोटी का लगता है, ठीक है, तो वो एकदम से अपनी सारी एनर्जीज को ट्रांसफ़र कर देता है, वो आगे बढ़ जाती है। ऐसा तो नहीं है कि वो पहले ट्रिगर से सारी एनर्जी लेगी और थोड़ी देर बाद आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं है ना, वो टकराते निकल जाती है, सारी सारी एनर्जी लेके उससे आगे निकल जाती है। ऐसा समझने की कोशिश करो, बिल्कुल ऐसे ही होता है यहाँ पे भी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा फोटोन्स, इलेक्ट्रॉन उसकी सारी एनर्जी ले लेगा, ठीक है। बस शर्त ये है कि जो वर्क फंक्शन है ये कम होना चाहिए, एनर्जी है फोटोन की एनर्जी से कम होना चाहिए। इसका मतलब फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। बस शर्त ये है। बाकी क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो सारी एनर्जी को एकदम से लेते ही बाहर निकल जाएगा, वर्क फंक्शन को ओवरकम करके, ठीक है। कुछ एनर्जी लूज कर लेगा और बाकी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर वो निकल लेगा, ठीक है। Hence, Einstein photon theory successfully explained the instantaneous nature of photoelectric effect. So जो आइंस्टीन थ्योरी है उसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है। सो हमने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। डेफिनेशन भी कवर कर लिया हमने, एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी कवर कर लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसकी लिमिटेशंस मतलब क्लासिकल थ्योरी की लिमिटेशंस की, क्लासिकल थ्योरी कहाँ कहाँ फेल हुई। और आज हमने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड IIT जैम के क्वेश्चंस, ठीक है। सो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड IIT जैम क्वेश्चंस के साथ।